जय हिंद, जय भारत। आज हम 75वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो छात्राएं बैठी हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, क्योंकि ये हम कहते हैं कि इस दिन तो हमारा संविधान लागू हुआ, हमने इसको अडॉप्ट किया और उसके अनुसार हम चल रहे हैं और स्वतंत्र भारत में हम सांसें ले रहे हैं, जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी हमको मिली हुई है। पर इसके पीछे कितना संघर्ष रहा है, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और पूरा कालखंड जो रहा है उसकी पृष्ठभूमि में भी हमको जाना होगा। क्यों 26 जनवरी की ही तिथि को चुना गया? 31 दिसंबर 1929 और 1 जनवरी 1930 को लाहौर में जो है अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये संपूर्ण स्वराज की बात कही गई थी और वो तिथि दी गई थी 26 जनवरी की, कि 26 जनवरी 1930 को अंग्रेज जो हैं वो हमें पूर्ण स्वराज दे दें। और जब आप देखिए 1930 के बाद हमें आज़ादी मिली कब? 1947 में। और हमने संविधान कब अडॉप्ट किया? 26 जनवरी 1950 में। तो लगभग 20 सालों बाद, और उन 20 सालों के बाद भी हमने वो तिथि 26 जनवरी इसीलिए अडॉप्ट की थी। ये बैकग्राउंड आपको जानना होगा कि पहली बार अगर भारत में ये स्वर उठा कि हमें संपूर्ण स्वराज चाहिए, तो संपूर्ण स्वराज किस तिथि से मान रहे थे? 26 जनवरी की तिथि से। और इसी वजह से हम ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हो चुका था, उसके बावजूद हमने उसको 26 जनवरी 1950 से हमने उसको लागू किया। और इसको हम एक विजयी भाव से, एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी ने हमें ये अधिकार दिया कि हम अपने अधिकारों का, अपने जो हमारी कर्तव्य हैं उनके बारे में हम जान सकें और उसके अनुसार हम कार्य करें और हम भारत के नागरिक हैं उसमें हम गर्व महसूस कर सकें। जैसा कि अभी शिक्षा निदेशक के भी जो उद्बोधन था, जो उनका पत्र आया, इसको मेजर मनमीत कौर जी ने पढ़ा, उसमें भी उन्होंने शिक्षकों पर बहुत बड़ा दायित्व बताया। जो युवा हैं, युवा हमारी जनसंख्या के, हम युवा देश कहलाते हैं, जनसंख्या के 65% आबादी है, पर उस युवा का मार्गदर्शन कौन करेगा? उन युवाओं को सही और गलत कौन बताएगा? वो हमारे शिक्षक बताएंगे। परिवार में उनके माता पिता बताते हैं, पर ज़्यादातर समय जो बच्चे हैं वो स्कूल कॉलेजेस में बिताते हैं और जो गुरु होता है वो उनका आदर्श होता है। और हम अपने वीरों को, सपूतों को यही सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि हमें जो भी दायित्व मिला है हम उसे बखूबी से पूर्ण निष्ठा के साथ करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। क्योंकि ये हम हमेशा ये बात होती है कि हम अपने अधिकारों के लिए तो पूर्ण सजग रहते हैं, पर हम अपने कर्तव्यों के प्रति उतने सजग नहीं रहते हैं। ये आम भारत नागरिकों के लिए भी आग्रह है कि अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें और अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहें, पर उसके साथ साथ पहले अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें। अगर हम शिक्षक हैं तो हमें अपने छात्रों को सही दिशा दिखाना, क्या देश में हो रहा है इन परिस्थितियों से अवगत कराना, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ क्या राष्ट्र भाव उनमें होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए उत्प्रेरक का कार्य जो है वो आप ही कर सकते हैं। मोटिवेटर हो सकते हैं, आप उनके मेंटर हैं, तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर हमारे अंदर नैतिक भाव नहीं होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम नैतिकता हमने अपने जीवन में नहीं अपनाई है तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें भ्रष्टाचार की ओर लिप्त हो जाएंगे। देखा ये जाता है कि
जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि उनके पास उतना ही ज़्यादा दिमाग है कि किस चीज़ को किस प्रकार से किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम भ्रष्टाचार को न्यूनतम कर सकें, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त कोई देश नहीं है। और अब तो वो सिस्टम का इस तरीके से पार्ट बन चुका है कि अगर आप गति ही नहीं दे पाएंगे, लगता है कि जैसे गाड़ी ही रुक जाएगी। पर न्यूनतम करने का तो पूरा प्रयास हमें करना ही चाहिए। उसके लिए जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो भी थोड़ा संकल्पित हो कि हम ना करें, पर और जो हम एज अ नागरिक भी उसको बता सकें कि हाँ ऐसा कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम रिपोर्ट कर सकें। खास तौर पे सरकार की जो योजनाएं हैं जो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए वो उन तक अभी तक नहीं पहुंच रही थी, अभी भी हो सकता है बहुत उस गति से ना पहुंच रही हैं। हालांकि डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम के तहत सभी के बेनिफिशियरीज जो भी हैं लाभार्थी, उनके अकाउंट्स में ही पैसे जाते हैं, चाहे वो किसान निधि हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कोई भी स्कीम है तो उसका भी पूरा डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है। पर हमें ये तो सरकार की जो स्कीम्स हैं उनका हमें लाभ मिलना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जागरूक हैं, हम उन स्कीम्स के बारे में जानते हैं, तो जिनके लिए वो स्कीम्स हैं अगर वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें उनको उसके बारे में जागरूक करना है। हम स्व की जब बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है स्व मतलब इंडिविजुअल, सिर्फ हम, मैं, मेरा परिवार, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम स्व के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही विस्तृत है। स्व का मतलब हमारा परिवार, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र जो है। अगर आप बहुत बुद्धिमान हो, आप बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हो, आप बहुत साधन संपन्न हो, उसके बावजूद अगर आपका आपके राष्ट्र के प्रति सच्चा भाव नहीं है कि उसको किस दिशा में जाना चाहिए और ये आप जिम्मेदारी नहीं महसूस करते हैं कि हमें अपने देश को आगे ले जाना है, तो ये नेचुरल सी बात है कि हमें जो जितनी मेहनत हम करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और ज़्यादा लगन से कार्य करना पड़ेगा। तो ये तो जो बड़े लोग हैं, जो शिक्षक हैं, जो अधिकारी हैं, मतलब जो एडल्ट के ऊपर हैं, आप कह सकते हैं प्रौढ़ हैं, उनके लिए ये बातें हुई। जो जिस भी जिम्मेदारी में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सभी के लिए कि सभी अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करें। पर क्योंकि युवा ही आगे की दिशा तय करते हैं तो आप सभी युवाओं से आग्रह है कि आप अपनी भी जिम्मेदारी समझें कि आप सुबह 10-12 बजे तक सोते रहते हैं, क्योंकि आजकल के युवाओं में ये बहुत देखा जाता है कि वो रात भर जगते हैं और सुबह सोते हैं। पर जिस चीज़ का जो समय है हमें उसी समय वो करना चाहिए। कोई नहीं मान रहा है, घर में बच्चे भी नहीं मानते हैं, नहीं मान रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको बताएं ना। जो सही है वो सही तो हमें बताना ही है। आप जो है आपके साथी, आप अगर क्लास में नहीं आ रहे तो बिना शिक्षक के आप खाली यूट्यूब से पढ़कर और किताब से पढ़कर आप हो सकता है नंबर अच्छे ला लें, पर आपका वो व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्कूल कॉलेज आना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगी कि आगे आने वाले जब भी हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं, जब भी हम गणतंत्र दिवस मनाएं, मौसम भले विपरीत है पर ये संख्या दिनों दिन और छात्र छात्राओं की बढ़नी ही चाहिए, उनकी उपस्थिति जो है वो बढ़नी चाहिए। क्योंकि हम जो भी ये कार्यक्रम करते हैं, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी कि हमारी छात्राओं ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किए और इतनी शॉर्ट नोटिस पर किए। इसमें ज़्यादातर एनसीसी की कैडेट थी, एनएसएस के भी वॉलंटियर्स थे, और जितनी भी छात्राओं ने जो एनएसएस एनसीसी से नहीं भी जुड़ी हैं, अगर उन्होंने भी जो परफॉर्मेंसेस दी, उन्होंने वाकई में जो हमें देशभक्ति की जो भावना है उसको उत्प्रेरित करने का कार्य आपके बीच किया होगा, आपको रोमांचित किया होगा। और मैं ये चाहूँगी कि हमारे जो कर्तव्य हैं, जैसे आप छात्राएं हैं, आप सभी से यह आग्रह रहेगा कि आप खुद तो पढ़ रही हैं, पर आपसे जो छोटे हैं बच्चे,
दायित्व है कि आप अपनी पढ़ाई के समय से आधा घंटा भी चाहे निकाल कर अपने इर्द गिर्द के ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं उनको जो है थोड़ा समय दें पढ़ाने के लिए। और अगर आप में सामर्थ्य, आप कुछ नहीं तो अपनी जो पुरानी कॉपीज हैं उन कॉपीज से पन्ने निकाल कर आप एक नई कॉपी बनाकर उनको दे दो। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप अपने माता पिता से आग्रह करें कि जो है आपको थोड़ा पेन, कॉपी, पेंसिल, जो कुछ भी आप हेल्प कर सकते हैं उनकी करें और आप पढ़ाएं। जैसे आप पाठशाला चलाते हैं, पाठशाला आप फ्री की पाठशाला जिसे हम कहेंगे, तो जो छात्रा जिस क्षेत्र में रह रही हो वो उस क्षेत्र में एक छोटी सी पाठशाला अपनी चला सकती है। और अगर आप 4 बच्चों को भी साल भर में पढ़ा लेती हैं तो एक तरीके से देखिए तो आपने एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व की पूर्ति की है। भारत का भविष्य भी उज्जवल है और भारत अच्छी गति से बढ़ भी रहा है। पिछले जैसा कि हम कह रहे हैं कि 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, आज़ादी के 77 वर्ष होने को आ रहे हैं, 78 वर्ष होने को आ रहे हैं, इस साल हो जाएंगे। तो इन सभी में हमने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, क्योंकि जब मुगल आक्रांताओं के बाद जो है अंग्रेज़ों ने हम पर इतने लंबे समय तक शासन किया, तो जो हमारी एनर्शिया था, जिसे हम एनर्जी, मोटिवेटिंग एनर्जी कहते हैं, वो हमारी मंद पड़ गई थी। और उसके बाद हमको जब आज़ादी मिली हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर ये गति और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। आज विश्व में हम तीसरी जो है, अगर आर्थिक दृष्टि से देखें परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार, तो हम तीसरी बड़ी महाशक्ति के रूप में आर्थिक रूप से उभर कर सामने आ रहे हैं। कोविड जैसी परिस्थिति में मंदी की सिचुएशन, जो अर्थशास्त्र के हैं उन्हें मंदी का पता होगा, मंदी की सिचुएशंस में भी जब वैश्विक मंदी का दौर चल रहा था उस समय भी भारत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। मतलब और देशों पर जो उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था, विकसित राष्ट्रों पर, वो भारत पर नहीं पड़ रहा था। भारत एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है, वो आगे बढ़े, पर उसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें अपने मानवीय गुणों को नहीं खोना है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसे हमें बनाए रखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो अवधारणा है वो हमें बनाए रखना है। अंत्योदय का जो मंत्र है, सरकार तो प्रयासरत है ही, ये हमारा भी दायित्व बनता है। जैसे कोविड के समय से लेकर लगातार आप देखिए तो जो गरीब वर्ग है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहता है, उसे लगातार फ्री का राशन सरकार उपलब्ध करा रही है। उससे जो उनकी पहले तो कोविड के समय से अगर हम देखें तो उस समय तो भुखमरी के कगार पर लोग थे। आप एक लॉकडाउन पे फिल्म भी बनी है, उस फिल्म को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग तो घरों में बंद होकर ही अपने आप को बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहे थे, या लगातार हम फ्री नहीं हैं। पर आप सोचिए कि जो लोग पैदल चल पड़े, इतने जो महानगरों में रहते थे क्योंकि उनका रोजगार चला गया, तो कि उन संकटों से कैसे निकल के ये देश आया है। और तब हमारी सरकार खड़ी हुई, बहुत सारे जो NGOs कहते हैं, गैर सरकारी संगठन, वो भी आगे आए और उन लोगों ने लोगों की सहायता करी। तो ऐसे हमें भविष्य में ये अपने लिए सीख लेनी है कि अगर कभी भी भारत में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आता है तो हम सभी एक दूसरे का साथ देंगे, एक साथ चलेंगे, और नेशनल इंटीग्रेशन की बात सिर्फ बात न रहे, उसे हमें भारत के को एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत को जोड़ के रखना है। ऐसा नहीं कि हमारा कोई नॉर्थ ईस्ट का जो है नागरिक है तो हम उसको भेद दृष्टि से देखें कि ये तो चीन का लगता है, इसकी तो नाक चपटी है, ये तो ऐसा है। या हम साउथ की किसी को देखें तो वो तो कहते हैं वो तो पता नहीं कैसा बोलता है, वो उसका रंग काला है। हम एक भारतीय हैं, जब हम ये भाव लेकर चलेंगे तो वो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो कन्याकुमारी का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के असम, मेघालय, नागालैंड का हो, चाहे वो वंचित समूह जिसमें मार्जिनलाइज्ड कास्ट भी आती हैं, विमेन हो, चाइल्ड हो, मतलब बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रति जब हम एक
जो मनुष्य तत्व है, अगर हम ये पहचानेंगे कि सभी में वो मनुष्य तत्व है, मानवीय तत्व है और हमें उसका आदर करना है, उसका सम्मान करना है, तो हम सभी को एक मानेंगे, क्योंकि वह ईश्वरीय तत्व तो सब में है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले राम मंदिर के जो निर्माण के साथ साथ रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर के रूप में देख रहे हैं। क्यों? अगर आप देखें तो उसने भी एक नेशनल इंटीग्रेशन का रोल प्ले किया, जिसमें कि देश के कोने कोने से, भारत देश के कोने कोने से जिनकी आस्था जुड़ी हुई थी, लोग आए और लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। लोग इसे सिर्फ धार्मिक प्रवृत्ति के उससे देखते हैं, पर अगर आप उसको सांस्कृतिक रूप में देखें, अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, अगर आप उसको सामाजिक ताने बाने की दृष्टि से देखें, तो ये सब विकास के पैरामीटर्स में या विकास के जो तत्व होते हैं उसके अंतर्गत आएगा। और ये हम ऐसे ही विकास करेंगे। हम अमेरिका की नकल करते हुए हमें भारत का विकास नहीं चाहिए, हमें चीन का नकल करते हुए चीन जैसा विकास नहीं चाहिए। हम विकास करेंगे पर हम भारतीय दृष्टिकोण से एक भारत का जो मूल तत्व है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हम विकसित होंगे, क्योंकि ये हमारे कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व जिन लोगों ने बलिदान दिया है, चाहे वो बटुकेश्वर दत्त हो, चाहे वो जतिन दास हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, और चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित नेहरू हो, मतलब चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, मतलब बाल गंगाधर तिलक हो, ऐसे अगणित आप कह सकते हैं कि जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी अपनी अलग विचारधारा थी, जो मॉडरेट्स लोग थे उनकी अपनी अलग विचारधारा थी, पर ध्येय सबका एक था। ध्येय ये था कि भारत को हमको आज़ादी दिलानी है। अब उन्होंने हमको आज़ादी दिला दी, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जहाँ भी हो, जो भी दायित्व हमारा है उसको पूर्ण करते हुए हम अपने देश को विश्व में वो नए कीर्तिमान स्थापित कर सके, और हम विश्व को एक दिशा दिखाने के, जब हम विश्व गुरु की होने की बात कहते हैं तो इसका मतलब डोमिनेंस का नहीं होता। भारत कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता, भारत कभी अपनी प्रभुसत्ता दिखाने की कोशिश नहीं करता, भारत सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। और भारत विश्व गुरु बनने का मतलब वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे। हम क्यों दूसरों की नकल करें? हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए हम आगे बढ़े और देश को, जो हमारा गौरवशाली अतीत रहा है वैदिक काल से, हम उस गौरवशाली अतीत को, जिसमें भारत का विश्व के व्यापार में योगदान 33% के करीब था, उस स्तर तक ले जाएं। जबकि आज़ादी के समय सिर्फ ये 2% बचा, पर आज हम देखिए तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी अभी वैश्विक अगर उसमें हमारा योगदान देखा जाए आर्थिक दृष्टि से तो अभी थोड़ा कम है। और हैप्पीनेस इंडेक्स भी एक बहुत मायने रखता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम बहुत नीचे हैं। ये एक दुख की बात है, क्योंकि ये भी हमें तत्व खोजने होंगे कि क्यों भारत में, जहां हम संतोषम परमम सुखम की बात करते हैं, तो यहाँ और संतुष्टि जो होती है वही सुख देती है, तो कहाँ से क्या हमारी विचारधारा में, कहाँ हम पथ से भटक गए कि आज हम हैप्पीनेस इंडेक्स में, खुशी के सूचकांक में नीचे आ रहे हैं। पर मैं अगर कहती हूँ कि अगर हमें खुशी के सूचकांक में हो सकता है वो हम कहें कि वैश्विक दृष्टि से जो खुशी का आंकड़ा होगा शायद उसमें हम पिछड़े होंगे, फिर भी हमें भी ये रियलाइज करना होगा, चलिए हम भारत का ही अपना हैप्पीनेस इंडेक्स बना लें। क्या उस पर हम अपने नागरिकों को खुश रख पा रहे हैं या हमारे नागरिक खुश हैं? और वैसे तो चाहे वो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर हो, चाहे सोशलिस्ट स्ट्रक्चर हो, सबके अपने गुण दोष होते हैं, और इसीलिए भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का भाव लेते हुए हम आगे बढ़े, दोनों के गुणों को लेकर हम आगे बढ़े, पर हमें दोनों के दोषों से दूर रहना है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी अपने दोष होते हैं, जिसमें कि लोगों को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। पर साथ ही साथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी इकोनॉमी, जिस तरफ हम इस
इस समय ज़्यादा जा रहे हैं, उसके भी दोष होते हैं। गुण तो यह है कि हम तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं और हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, पर उसके दोष ये होते हैं कि हम ऐसा ना हो उसमें हम मानवीय गुणों को भूल जाएं, पर हम प्रगति भी करें। जैसे कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, पर हमें जो ईवल है, मतलब जो पाप है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो राक्षसी सोच है, वो तो हमेशा ही सही रही, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, और चाहे द्वापर हो, चाहे आज कलयुग है, पर हमेशा ही सत्य की विजय हुई है। और कहते हैं कि कलयुग में जो है नहीं हो, लोगों को लगता है कि जो सत्य की राह पे चलते हैं वो परेशान होते हैं, पर मैं मेरा ये दृढ़ संकल्प है, ठीक है वो परेशान होते होंगे, पर सत्य की जीत हमेशा ही हर काल युग में होती आई है और सत्य की जीत ही होगी। तो ये हमारे युवाओं को, सभी जो भारत के नागरिक हैं, उनको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या से लेके अपने जो कार्यस्थल है उस और जो उनका समाज में दायित्व है, उन सब को लेते हुए इस स्व के भाव से लेकर चलना है कि हमारा जो आत्मगौरव रहा है, जो हमने अमृत महोत्सव मनाया, तो जितने लोगों ने हमारा देश को आज़ाद कराने में बलिदान दिया, हमारा क्या गौरवशाली अतीत रहा है। इतिहास के कौन से पन्ने ऐसे थे जो अछूते रह गए, तो इतिहास के यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, उनका ये दायित्व है कि वो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को जो इतिहास उनको नहीं पढ़ाया गया वो चीज़ें बताएं, और जो भी चीज़ ऐसी छूटे हैं अध्याय, उन अध्यायों को बताना। हम अर्थशास्त्री हैं तो हमारा भी ये दायित्व है कि हम अर्थ के रूप में कितने संपन्न थे। ऐसा नहीं कि हम जो आज़ादी के समय हम एकदम गरीब देश की श्रेणी में थे, उसी श्रेणी में हम पहले से रहे हैं। भारत का एक उज्जवल भूत भी रहा है और वर्तमान में भी हम चल रहे हैं। उज्जवल भविष्य और उज्जवल भविष्य भी हो। इन सारी चीज़ों की कल्पनाओं के साथ आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता